हर कीमत पर इस मुल्क की हिफाजत करूंगा। इस मैंडरिन को रोकना होगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरी अगली चाल तुम सोच भी नहीं सकते। आप इन हमलों के बारे में क्या करने वाले हैं? पूरी दुनिया देख रही होगी। सवाल ये है कि कहां है टोनी स्टार्क? अब हालात बदल चुके हैं। मुझे वो बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम। बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मैंडरिन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मैंडरिन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है। इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य, टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मैंडरिन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन है कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा है। शेर ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सली का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप, यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद है जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने का दम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैंडरिन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स यानी ग्वानेथ पाल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी 3 दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है।
यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रिन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असाधारण ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। बरसों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। दमदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट बेहतरीन और असरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ले पाएंगे। ये तो मार्वल की आयरन मैन सीरीज के लोग वैसे ही काफी दीवाने हैं, पर इस फिल्म के दी एवेंजर्स से कनेक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अवेंजर्स के क्लाइमैक्स के हाथ से अभी उबर नहीं पाया है और उसे चैन की नींद नहीं आती। एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। इन सबका असर उनके और पेपर पार्टर्स के रिलेशन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है। ऐसे में मैड्रिन के अजीब से ह्यूमन बॉम्बस उसे बेहद परेशान करते हैं। माया उसकी हेल्प का दावा करके उससे मिलने आती है, पर उससे पहले ही मैड्रिन का अटैक उसके घर, हेलीकॉप्टर्स और लैब सब तहस नहस कर देता है। अपने आयरन मैन सूट में पेपर को छुपाकर टोनी उसे और माया को बचा लेता है। इस पर सबके बीच सूट की पावर खत्म होने लगती है और वो टोनी को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक नन्हे दोस्त तक पहुंचाकर लगभग डेड हो जाता है। सूट के बिना और अपने एंग्जाइटी अटैक से उबरने की टोनी की कोशिश को उसका यही नन्हा फ्रेंड हार्ली कामयाब बनाता है। उसे सोचने के लिए एक पॉजिटिव एंगल देता है। इसकी टोनी को सख्त जरूरत है, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेंस को मैड्रिन से सेव करने की ड्यूटी भी शामिल हो गई है। अवेंजर्स और आयरन मैन 2 से इस स्टोरी को रिलेट करके डायरेक्टर ने फिल्म को प्योर एक्शन फिल्म से एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद फिल्म की एक्शन की क्वालिटी कहीं भी कम नहीं हुई है। कुछ सीन बेहद शानदार बन गए हैं, जैसे हवा में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए 13 लोगों को एक साथ बचाने का सीन जो आपकी सांसें रोक देता है, या फिर बिना पूरे सूट के आयरन मैन का उन जादुई ह्यूमन से बॉम्बस का सामना करना। कुल मिलाकर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी एक्टिंग के नए ऑब्जेक्ट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। बेन किंग्सले के एज मैड्रिन एक्सप्रेशन कमाल हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काफी वीक लगा है। वो आयरन मैन के विलेन जैसे इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हैं। आयरन मैन 3 2013 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म 3D इफेक्ट्स वर्जन में भी देखी जा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने। इसके निर्माता हैं केविन फेज। पटकथा ये ड्रू पियर्स और शेन ब्लैक की। इसमें अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रिबेका हॉल, स्टेफनी इजोस्टक, जेम्स बैचडेल, जॉन फेवरू, बेन किंग्सले। इसमें म्यूजिक दिया था ब्रायन टाइलर ने। इसके छायाकार हैं जॉन ट्रोल। इसको संपादन किया था जेफरी फोई और पीटर एस इटिलियट ने। इसके वितरक हैं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी 3 मई 2013 को यूएसए में। इस फिल्म की लंबाई 130 मिनट है। ये इंग्लिश भाषा में यूएसए में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 200 मिलियन थी और इसकी कुल कमाई 1.215 बिलियन है। कहानी, टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है और इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपट पार्ट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रिन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रिन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म आयरन मैन श्रृंखला फिल्मों की चौथी कड़ी को लेकर संशय में है। वेबसाइट express.com.co.uk के अनुसार डाउनी जूनियर ने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब पहली फिल्म आयरन मैन आई थी तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। हमने हमेशा दर्शकों की उनकी पसंद का ध्यान रखा है। आयरन मैन 3 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र आयरन मैन पर आधारित 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा वितरित की गई है। आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2010 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 7वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शेन ब्लैक ने एक पटकथा से किया था, जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ लिखा था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल,
गाय पियर्स, रेबेका हॉल, स्टेफनी सुसोस्त, जेम्स वेज, डेल के साथ अभिनय किया था। विलियम सैटलर, मिगुएल फेरर, जॉन फेवरो और बेन किसले आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क रहस्यमय मंदारित के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान के दौरान एवेंजर जो कि 2012 में आई थी की घटनाओं के प्रभाव के साथ कुश्ती करता है। मई 2010 में आयरन मैन 2 की रिलीज के बाद निर्देशक फेवरो ने तीसरी फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। ब्लैक को फरवरी 2011 में सीक्वल लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। स्क्रिप्ट को अधिक चित्रित केंद्रित बनाने, थ्रिलर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने और वारेन एलिस की एक्स्ट्रा मिक्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क से अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए पियर्स के साथ काम किया। किंसले, पियर्स और हॉल सहित फिल्म के सहायक कलाकारों को अप्रैल और मई 2012 में लाया गया था। फिल्मांकन 3 मई से 17 दिसंबर 2012 तक हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना के बिल मिंटिंग में यूई स्क्रीन रत्न स्टूडियो में। अतिरिक्त फिल्मांकन उत्तरी कैरोलिना के साथ साथ फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और चीन में हुआ था। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण विशेष रूप से चीनी दर्शकों के लिए बनाया गया था। 17 कंपनियों ने फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे। आयरन मैन 3 का प्रीमियर 14 अप्रैल 2013 को पेरिस में ग्रैंड रेक्स में हुआ था और एमसीयू के दूसरे चरण में पहली फिल्म के रूप में 3 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, ब्लैक के निर्देशन और डाउनी के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ, हालांकि इसके मंदारिन के चित्रण के लिए आलोचना हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसने दुनिया भर में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने यह 2013 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 16वीं फिल्म बन गई थी। इसने अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त किया, जबकि इसका शुरुआती सप्ताहांक अब तक का 6ठा उच्चतम था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकन प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में एक नए साल की शाम की पार्टी के साथ। टोनी स्टार्क ने वैज्ञानिक माया हेंसेन से मुलाकात की। एक्सट्रीम मिक्स के आविष्कारक एक प्रयोग पुनर्योजी उपचार जो अपंग चोटों से उबरने की अनुमति देता है। विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन उन्हें अपनी कंपनी एडवांस आइडियाज मैकेनिक्स में जगह प्रदान करते हैं, लेकिन स्टार्क ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 13 साल बाद स्टार्क पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और न्यूयॉर्क के विदेशी आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के कारण उसे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसने अपनी अनिंद्रता से निपटने के लिए दर्जनों नए आयरन मैन सूट बनाए हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। अपनी प्रेमिका पेपर पॉट्स के साथ इसी बीच बम विस्फोटकों की एक श्रृंखला का दावा मंदारिन नामक एक आतंकवादी द्वारा किया जाता है। स्टार्क के सुरक्षा प्रमुख हैप्पी ओगन इस तरह के एक हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें कोमा में डाल दिया गया है, जिससे स्टार्क को मंदारिन के लिए एक टेलीविजन पर धमकी जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अपने घर का पता प्रकट किया। मंदारिन स्टार्क के घर को नष्ट करने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेजता है। हंसेन, जो कि स्टार्क को चेतावनी देने आया था, पॉट्स के साथ हमले में बच गया। स्टार्क एक प्रायोगिक नए आयरन मैन सूट में भाग जाता है, जिसे उसकी कृत्रिम बुद्धि JARVIS मंदारिन में स्टार्क की जांच से एक उड़ान योजना के बाद ग्रामीण टेनेसी के लिए पायलट स्टार्क का नया कवच पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है और मलबू में लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति का अभाव है, जिससे दुनिया को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर गया है। एक स्थानीय लड़के हार्ले किनर की मदद से स्टार्क के मंदारिन हमले की पहचान वाले एक स्थानीय विस्फोट के अवशेषों की जांच करता है। हालांकि यह आतंकवादी द्वारा किसी भी अज्ञात हमले से पहले हुआ था। उन्हें पता चलता है कि बम विस्फोट एक्सट्रीम मिक्स के अधीन सैनिकों द्वारा ट्रिगर किए गए थे, जिनके शरीर से ने उपचार को विस्फोट रूप से खारिज कर दिया था। इन विस्फोटों को एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ढकने के लिए एक आतंकवादी साजिश के लिए गलत ठहराया गया था। जब मंदारिन एजेंट सबिन और ब्रांट उस पर हमला करते हैं तो स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को पहली बार देखता है। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सबिन को असक्षम कर देता है। इस बीच किलियन हेंसेन की सहायता से पार्ट्स को फिर से जीवित करता है और उनका अपहरण करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मंदारिन की खोज जारी रखी। जेम्स रोड्स के साथ पूर्व युद्ध मशीन, जिसे अब आयरन पैट्रियट के रूप में फिर से ब्रांडेड किया गया है, अपने कवच को चुराने के लिए एक जाल में फंसाया है। मंदारिन को मियामी में खोजते हुए स्टार्क तत्कालीन हथियारों का उपयोग करके अपने मुख्यालय में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि मंदारिन
ट्रेवर सिलेटी नाम का एक अंग्रेजी अभिनेता है जो अपनी छवि में किए गए कार्यों से बेखबर है। इसके बाद कलियन स्टार्क को पकड़ लेता है। वह खुलासा करता है कि उसने पोर्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट के अधीन किया है। इस उम्मीद की स्टार्क उसे बचाने की कोशिश करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ठीक करने में मदद करेगा। जब हैंसेन ने अपने कार्यों को खतरे में डालने की धमकी देकर बिलियन को धोखा दिया तो किलियन ने उसे बुरी तरह से गोली मार दी। स्टार्क भाग जाता है और रोड्स के साथ फिर से जुड़ जाता है। यह पता चलता है कि किलियन सबिन द्वारा नियंत्रित आयरन पेट्रियट कवच का उपयोग करके राष्ट्रपति एलियस पर एयरफोर्स वन पर हमला करने का इरादा रखता है। स्टार्क यात्रियों और चालक दल को बचाते हुए साबिन को मार देता है, लेकिन किलियन को एलिस का अपहरण करने के से नहीं रोक सकता। एक क्षतिग्रस्त टैंकर में किलियन लाइव टेलीविजन पर एलिस को मारने का इरादा रखता है। अपनी युवा बेटी की विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट के बदले में बिलियन के आदेशों का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति तब कठपुतली नेता बन जाएगा। स्टार्क और रोड्स मंच पर घुसपैठ करते शेष आयरन मैन सूट की सहायता से JARVIS द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। रोड्स राष्ट्रपति को सुरक्षित करते और उन्हें सुरक्षा में ले जाते हैं, जबकि स्टार को पता चलता है कि पार्ट्स एक्सट्रीमिस्ट प्रक्रिया से बच गए हैं। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, उनके चारों ओर एक रिग गिर जाता है और वह निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिससे स्टार को विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है। स्टार किलियन से लड़ता है लेकिन खुद को फंसा हुआ पाता है। किलियन, जिससे हैंसेन के एक्सट्रीमिस्ट शोध को अपनी विकलांगता के इलाज के रूप में विनियोजित किया और घायल युद्ध के दिग्गजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। उसने खुलासा किया कि वह स्लेटी के कवर के पीछे असली मंदारिन है, पार्ट्स जिनकी चरम शक्तियों ने उन्हें गिरने से बचाने की अनुमति दी। स्टार को बचाने के लिए कलियन को मार डाला। पार्ट्स के प्रति अपनी भक्ति के एक संकेत के रूप में स्टार्क ने JARVIS को आदेश दिया सभी आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए। अध्यक्ष और स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैप्पी अपने कोमा से जाग जाता है। स्टार्क की मदद से पार्ट्स के एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव स्थिर हो जाते हैं और स्टार्क आयरन मैन के रूप में अपने जीवन को वापस स्केल करने का दावा करता है। अपने दिल के पास छर्रे को हटाने के लिए सर्जरी करवाता है और अपने अप्रचलित चेस्ट आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। वह सोचता है कि तकनीक के बिना भी वह हमेशा आयरन मैन रहेगा। टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। एक एवेंजर और एक सौ जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय और परोपकारी अपने स्वयं के आविष्कार के कवच के आंतरिक सूट के साथ स्टार्क ऑफ द एवेंजर्स में अपने मौत के करीब के अनुभव को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एंग्जाइटी अटैक से पीड़ित है। तीसरी आयरन मैन फिल्म बनाने पर डाउनी ने कहा, मेरी समझ में यह है कि हमें सब कुछ मैदान पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इसका जो भी मतलब हो, आप उसके लिए प्रस्थान के कई अलग अलग बिंदु चुन सकते हैं। अवेंजर्स का अनुसरण करने पर डाउनी ने कहा कि उन्होंने अवेंजर्स के बाद दुनिया में व्यवहारिक होने की कोशिश की। अब उनकी चुनौतियां क्या हैं, कुछ सीमाएं क्या हैं जो उन पर लगाई जा सकती हैं और हमेशा की तरह उन्हें किस तरह का खतरा होता है, उन सीमाओं को अनदेखा करे। पटकथा लेखक ड्रू पियर्स ने टोनी की तुलना एक अमेरिकी जेम्स बॉन्ड से की। दोनों के लिए खतरे की भावना वाले नायक और अप्रत्याशित होने के बावजूद भले ही स्टार्क एक मुक्त एजेंट के बजाय एक बॉन्ड की तरह अथॉरिटी फिगर, उन्होंने टोनी की तुलना 1970 के दशक की फिल्मों जैसे द फ्रेंच कनेक्शन 1971 के नायकों से भी की है, जहां नायकों की सनक ने उन्हें रोमांच बना दिया है। पेपर पार्ट्स के रूप में ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं, स्टार्क की प्रेमिका, लंबे समय से सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्तमान CEO। पैल्ट्रो टोनी के साथ अपने किरदार के रिश्ते के बारे में कहती हैं, वह अभी भी टोनी से प्यार करती हैं, लेकिन वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं। वह फीडबैक लूप में फंस जाती हैं। केविन फीगे ने फिल्म में पेपर की भूमिका पर टिप्पणी की, इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण वास्तव में टोनी, काली मिर्च और सूट के बीच है। टोनी, काली मिर्च और उन सूटों के साथ उनका जुनून और प्रौद्योगिकी के साथ जुनून। फीगे ने यह भी कहा कि फिल्म संकट में लड़की के साथ खेलने के लिए चरित्र का उपयोग करती है और सवाल करती है, क्या काली मिर्च खतरे में है या काली मिर्च रक्षक है। जेम्स रेडी रोड्स आयरन मैन पीटर्स के रूप में, डॉन चीडल के रूप में। स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त और अधिग्रहण विभाग में स्टार्क इंडस्ट्रीज और अमेरिकी वायुसेना के बीच संपर्क। रोड्स कॉमिक्स से आयरन पैट्रियट कवच के समान अमेरिकी ध्वज प्रेरित रंग योजना को अपनाते हुए पुनः डिजाइन उन्नत युद्ध मशीन कवच का संचालन करते हैं। पेज ने रोड्स और कवच के बारे में कहा, फिल्म में धारणा है कि एक लाल, सफेद और नीला सूट एक बोल्ड स्टेटमेंट है और इसका मतलब है रोडी के साथ वह टोनी की सनक के लिए बहुत ही
पन्नी है और इसमें एक आपको यह भी देखने को मिलता है और उस महान सैन ब्लैक बॉडी का फैशन में उनके बीच विश्वास और दोस्ती की याद दिला दी जाती है। द एवेंजर्स में घटनाओं के जवाब में सरकार का अमेरिकी नायक बनाने के लिए लाल सफेद और नीला सूट। एल्ड्रिन क्लियन के रूम में गाय पियर्स हैं, एक्सट्रामिक्स वायरस के निर्माता और विज्ञान और विकास संगठन एडवांस आइडिया मैकेनिस्ट के संस्थापक और मालिक, जो मंदारिन के आवरण को अपनाते हैं। क्लियन अपनी दुर्बल करने वाली विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस विकसित करता है। अपने पुनर्योजी उपचार गुणों के अलावा उसके पास अलौकिक शक्ति और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। एक्सट्रीमिस के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसे आग में सांस लेने की क्षमता भी मिलती है। पियर्स ने महसूस किया कि वह अपने करियर में जो भी भूमिकाएं निभा रहे हैं उनमें थोड़ा अधिक प्रयोगात्मक था और एक सुपर हीरो फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन महसूस किया कि इस फिल्म में उनकी भूमिका कैमियो स्टाफ थी, जो एक अधिक सुखद अनुभव था क्योंकि वह एक एकाग्र गति से काम कर रहा था। पियर्स ने किलियन को शारीरिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो कभी भी उन सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। जारी रखते हुए बेहतर जीवन के लिए लड़ने में उनकी दृढ़ता और अंधाधड़ संकल्प कुछ लोगों द्वारा चिढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ब्लैक ने महसूस किया कि पियर्स अंततः फिल्म में मंदारिन है और मार्वल ने उसके साथ काम किया। इन पागल चीजों के साथ आने के लिए ये दूर के विचार जो कॉमिक्स के साथ स्थापित अपेक्षाओं से हटते हैं। रोबिन हॉल माइका सेन के रूम में है, एक अनुवांशिकविद जिसके काम ने क्लियन को एक्सट्रीमिस्ट बनाने की मदद की है। हॉल ने कहा कि हैंसन एक मजबूत महिला चरित्र होगी और भूमिका निभाने के अपने फैसले का वर्णन करते हुए कहा, मैंने आयरन मैन 3 करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले कभी जल्दी करो और इंतजार करो फिल्म नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मैंने जो फिल्म की है वो छोटे स्टूडियो फिल्में हैं या झंडी फिल्में हैं जो हमने एक पंख और एक प्रार्थना पर बनाई है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आयरन मैन एक तरह से तरोताजा कर देने वाला है क्योंकि यह मेरे अनुभव के दायरे से बाहर की चीज है। हॉल ने पुष्टि की कि उन्हें उनके चरित्र की भूमिका को अंतिम फिल्म में बहुत कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ ऐसा करने के लिए साइन किया जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पूरी तरह से खलनायक नहीं थी, इसके कई चरण रहे हैं, लेकिन मैंने करने के लिए साइन ऑन जो मैं कर रहा था उससे बहुत अलग है। एक सुपर हीरो की फिल्म से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर आयरन मैन 3 खरी उतरती है। सभी को पता है कि सुपर हीरो की कहानियां अच्छाई बनाम बुराई की होती हैं, लेकिन दर्शक को जो चीज रोमांचित करती है वो है दमदार प्रस्तुतिकरण, शानदार एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन्हीं कसौटी पर आयरन मैन 3 अपने प्रशंसकों को खुश करती है। 3D इफेक्ट फिल्म की जान है और यह फिल्म 3D वर्जन में ही देखी जानी चाहिए। टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है। इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मर्डरेन का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मर्डरेन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मर्डरिन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मर्डरिन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है, इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मर्डरिन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन हैं कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा है। शेन ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सली का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं।
कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद है जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने का दम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैड्रिन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स यानी गवानेथ पल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी 3 दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रिन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। बरसों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। दमदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट बेहतरीन और असरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ले पाएंगे। ये तो मार्वल की आयरन मैन सीरीज के लोग वैसे ही काफी दीवाने हैं, पर इस फिल्म के द एवेंजर्स से कनेक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स के क्लाइमैक्स के हाथ से अभी उबर नहीं पाया है और उसे चैन की नींद नहीं आती। एंजाइटी अटैक्स आते हैं। इन सबका असर उनके और पेपर पाटर्स के रिलेशन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है। ऐसे में मैड्रिन के अजीब से ह्यूमन बॉम्बस उसे बेहद परेशान करते हैं। माया उसकी हेल्प का दावा करके उससे मिलने आती है, पर उससे पहले ही मैड्रिन का अटैक उसके घर, हेलीकॉप्टर्स और लैब सब तहस नहस कर देता है। अपने आयरन मैन सूट में पेपर को छुपाकर टोनी उसे और माया को बचा लेता है। इस पर सबके बीच सूट की पावर खत्म होने लगती है और वो टोनी को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक नन्हे दोस्त तक पहुंचाकर लगभग डेड हो जाता है। सूट के बिना और अपने एंजाइटी अटैक से उबरने की टोनी की कोशिश को उसका यही नन्हा फ्रेंड हार्ली कामयाब बनाता है। उसे सोचने के लिए एक पॉजिटिव एंगल देता है। इसकी टोनी को सख्त जरूरत है, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेंस को मैड्रिन से सेव करने की ड्यूटी भी शामिल हो गई है। एवेंजर्स और आयरन मैन 2 से इस स्टोरी को रिलेट करके डायरेक्टर ने फिल्म को प्योर एक्शन फिल्म से एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद फिल्म की एक्शन की क्वालिटी कहीं भी कम नहीं हुई है। कुछ सीन बेहद शानदार बन गए हैं, जैसे हवा में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए 13 लोगों को एक साथ बचाने का सीन जो आपकी सांसें रोक देता है, या फिर बिना पूरे सूट के आयरन मैन का उन जादुई ह्यूमन से बॉम्बस का सामना करना। कुल मिलाकर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी एक्टिंग के नए ऑब्जेक्ट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। बेन किंग्सले के ऐसे मैड्रिन एक्सप्रेशन कमाल हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काफी वीक लगा है। वो आयरन मैन के विलन जैसे इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हैं। आयरन मैन 3 2013 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म 3D इफेक्ट्स वर्जन में भी देखी जा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने। इसके निर्माता हैं केविन फेज। पटकथा ये ड्रू पियर्स और शेन ब्लैक की। इसमें अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रिबेका हॉल, स्टेफनी इजोस्टक, जेम्स बर्जडेल, जॉन फेवरू, बेन किंग्सले। इसमें म्यूजिक दिया था ब्रायन टाइलर ने।
इसके छायाकार हैं जॉन ट्रोल। इसको संपादन किया था जेफरी फोई और पीटर एस इटरियट ने। इसके वितरक हैं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी 3 मई 2013 को यूएसए में। इस फिल्म की लंबाई 130 मिनट है। ये इंग्लिश भाषा में यूएसए में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 200 मिलियन थी और इसकी कुल कमाई 1.215 बिलियन है। कहानी: टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है और इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपट पार्ट्स से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रीन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रीन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म आयरन मैन श्रृंखला फिल्मों की चौथी कड़ी को लेकर संशय में है। वेबसाइट express.com.co.uk के अनुसार डाउनी जूनियर ने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब पहली फिल्म आयरन मैन आई थी तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। हमने हमेशा दर्शकों की उनकी पसंद का ध्यान रखा है। आयरन मैन 3 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र आयरन मैन पर आधारित 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2010 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 7वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शेन ब्लैक ने एक पटकथा से किया था, जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ लिखा था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में gwyneth पाल्ट्रो, डॉन चीटल, गाय पियर्स, रेबेका हॉल, स्टेफनी सुसोस्त, जेम्स वेज, डेल के साथ अभिनय किया था। विलियम सैटलर, मिगुएल फेरर, जॉन फेवरो और बेन किस्ले आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क रहस्यमय मंदारित के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान के दौरान एवेंजर जो कि 2012 में आई थी की घटनाओं के प्रभाव के साथ कुश्ती करता है। मई 2010 में आयरन मैन 2 की रिलीज के बाद निर्देशक फेवरो ने तीसरी फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। ब्लैक को फरवरी 2011 में सीक्वल लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। स्क्रिप्ट को अधिक चित्रित केंद्रित बनाने, थ्रिलर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने और वारेन एलिस की एक्स्ट्रा मिक्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क से अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए पियर्स के साथ काम किया। किंसले, पियर्स और हॉल सहित फिल्म के सहायक कलाकारों को अप्रैल और मई 2012 में लाया गया था। फिल्मांकन 3 मई से 17 दिसंबर 2012 तक हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना के बिल मिंटिंग में यूई स्क्रीन रत्न स्टूडियो में। अतिरिक्त फिल्मांकन उत्तरी कैरोलिना के साथ साथ फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और चीन में हुआ था। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण विशेष रूप से चीनी दर्शकों के लिए बनाया गया था। 17 कंपनियों ने फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे। आयरन मैन 3 का प्रीमियर 14 अप्रैल 2013 को पेरिस में ग्रैंड रेक्स में हुआ था और एमसीयू के दूसरे चरण में पहली फिल्म के रूप में 3 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, ब्लैक के निर्देशन और डाउनी के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ, हालांकि इसके मंदारिन के चित्रण के लिए आलोचना हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसने दुनिया भर में 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जिसने यह 2013 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और 1 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाली 16वीं फिल्म बन गई थी। इसने अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त किया, जबकि इसका शुरुआती सप्ताहांक अब तक का 6ठा उच्चतम था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकन प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में एक नए साल की शाम की पार्टी के साथ। टोनी स्टार्क ने वैज्ञानिक माया हेंसेन से मुलाकात की। एक्सट्रीम मिक्स के आविष्कारक एक प्रयोग पुनर्योजी उपचार जो अपंग चोटों से उबरने की अनुमति देता है। विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन उन्हें अपनी कंपनी एडवांस आइडियाज मैकेनिक्स में जगह प्रदान करते हैं, लेकिन स्टार्क ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 13 साल बाद स्टार्क पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और न्यूयॉर्क के विदेशी आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के कारण उसे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसने अपनी अनिंद्रता से निपटने के लिए दर्जनों नए आयरन मैन सूट बनाए हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। अपनी प्रेमिका पेपर पॉट्स के साथ इसी बीच बम विस्फोटकों की एक श्रृंखला का दावा मंदारिन नामक एक आतंकवादी द्वारा किया जाता है। स्टार्क के सुरक्षा प्रमुख हैप्पी ओगन इस तरह के एक हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें कोमा में डाल दिया गया है, जिससे स्टार्क को मंदारिन के लिए एक टेलीविजन पर धमकी जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अपने घर का पता प्रकट किया। मंदारिन स्टार्क के घर को नष्ट करने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेजता है।
हंसेन, जो कि स्टार्क को चेतावनी देने आया था, पॉट्स के साथ हमले में बच गया। स्टार्क एक प्रायोगिक नए आयरन मैन सूट में भाग जाता है, जिसे उसकी कृत्रिम बुद्धि JARVIS मंदरिन में स्टार्क की जांच से एक उड़ान योजना के बाद ग्रामीण टेनेसी के लिए पायलट स्टार्क का नया कवच पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है और मलबू में लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति का अभाव है, जिससे दुनिया को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर गया है। एक स्थानीय लड़के हार्ले किनर की मदद से स्टार के मंदारिन हमले की पहचान वाले एक स्थानीय विस्फोट के अवशेषों की जांच करता है। हालांकि यह आतंकवादी द्वारा किसी भी अज्ञात हमले से पहले हुआ था। उन्हें पता चलता है कि बम विस्फोट एक्सट्रीमिक्स के अधीन सैनिकों द्वारा ट्रिगर किए गए थे, जिनके शरीर से ने उपचार को विस्फोट रूप से खारिज कर दिया था। इन विस्फोटों को एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ढकने के लिए एक आतंकवादी साजिश के लिए गलत ठहराया गया था। जब मंदारिन एजेंट सबिन और ब्रांट उस पर हमला करते हैं तो स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को पहली बार देखता है। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सबिन को असक्षम कर देता है। इस बीच किलियन हेंसेन की सहायता से पार्ट्स को फिर से जीवित करता है और उनका अपहरण करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मंदारिन की खोज जारी रखी। जेम्स रोड्स के साथ पूर्व युद्ध मशीन, जिसे अब आयरन पैट्रियट के रूप में फिर से ब्रांडेड किया गया है, अपने कवच को चुराने के लिए एक जाल में फंसाया है। मंदारिन को मियामी में खोजते हुए स्टार्क तत्कालीन हथियारों का उपयोग करके अपने मुख्यालय में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि मंदारिन ट्रेवर सिलेटी नाम का एक अंग्रेजी अभिनेता है, जो अपनी छवि में किए गए कार्यों से बेखबर है। इसके बाद कलियन स्टार्क को पकड़ लेता है। वह खुलासा करता है कि उसने पोर्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट के अधीन किया है। इस उम्मीद की स्टार्क उसे बचाने की कोशिश करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ठीक करने में मदद करेगा। जब हैंसेन ने अपने कार्यों को खतरे में डालने की धमकी देकर बिलियन को धोखा दिया तो किलियन ने उसे बुरी तरह से गोली मार दी। स्टार्क भाग जाता है और रोड्स के साथ फिर से जुड़ जाता है। यह पता चलता है कि किलियन सबिन द्वारा नियंत्रित आयरन पैट्रियट कवच का उपयोग करके राष्ट्रपति एलियस पर एयरफोर्स वन पर हमला करने का इरादा रखता है। स्टार्क यात्रियों और चालक दल को बचाते हुए साबिन को मार देता है, लेकिन किलियन को एलिस का अपहरण करने के से नहीं रोक सकता। एक क्षतिग्रस्त टैंकर में किलियन लाइव टेलीविजन पर एलिस को मारने का इरादा रखता है। अपनी युवा बेटी की विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट के बदले में बिलियन के आदेशों का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति तब कठपुतली नेता बन जाएगा। स्टार्क और रोड्स मंच पर घुसपैठ करते शेष आयरन मैन सूट की सहायता से JARVIS द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। रोड्स राष्ट्रपति को सुरक्षित करते और उन्हें सुरक्षा में ले जाते हैं, जबकि स्टार्क को पता चलता है कि पार्ट्स एक्सट्रीमिस्ट प्रक्रिया से बच गए हैं। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, उनके चारों ओर एक रिग गिर जाता है और वह निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिससे स्टार्क को विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है। स्टार्क किलियन से लड़ता है, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाता है। किलियन, जिससे हेंसेन के एक्सट्रीमिस्ट शोध को अपनी विकलांगता के इलाज के रूप में विनियोजित किया और घायल युद्ध के दिग्गजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। उसने खुलासा किया कि वह स्लेटी के कवर के पीछे असली मंदारिन है, पार्ट्स जिनकी चरम शक्तियों ने उन्हें गिरने से बचाने की अनुमति दी। स्टार्क को बचाने के लिए कलियन को मार डाला। पार्ट्स के प्रति अपनी भक्ति के एक संकेत के रूप में स्टार्क ने JARVIS को आदेश दिया सभी आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए। अध्यक्ष और स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैप्पी अपने कोमा से जाग जाता है। स्टार्क की मदद से पार्ट्स के एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव स्थिर हो जाते हैं और स्टार्क आयरन मैन के रूप में अपने जीवन को वापस स्केल करने का दावा करता है। अपने दिल के पास छर्रे को हटाने के लिए सर्जरी करवाता है और अपने अप्रचलित टेस्ट आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। वह सोचता है कि तकनीक के बिना भी वह हमेशा आयरन मैन रहेगा। टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। एक एवेंजर और एक सॉवर्ड जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय और परोपकारी अपने स्वयं के आविष्कार के कवच के आंतरिक सूट के साथ स्टार्क अब द एवेंजर्स में अपने मौत के करीब के अनुभव को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एंग्जाइटी अटैक से पीड़ित है। तीसरी आयरन मैन फिल्म बनाने पर डाउनी ने कहा, मेरी समझ में यह है कि हमें सब कुछ मैदान पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इसका जो भी मतलब हो, आप उसके लिए प्रस्थान के कई अलग अलग
बिंदु चुन सकते हैं। अवेंजर्स का अनुसरण करने पर डाउनी ने कहा कि उन्होंने अवेंजर्स के बाद दुनिया में व्यवहारिक होने की कोशिश की। अब उनकी चुनौतियां क्या हैं, कुछ सीमाएं क्या हैं जो उन पर लगाई जा सकती हैं, और हमेशा की तरह उन्हें किस तरह का खतरा होता है। उन सीमाओं को अनदेखा करें। पटकथा लेखक ड्रू पियर्स ने टोनी की तुलना एक अमेरिकी जेम्स बॉन्ड से की। दोनों के लिए खतरे की भावना वाले नायक और अप्रत्याशित होने के बावजूद भले ही स्टार्क एक मुक्त एजेंट के बजाय एक बॉन्ड की तरह अथॉरिटी फिगर, उन्होंने टोनी की तुलना 1970 के दशक की फिल्मों जैसे द फ्रेंच कनेक्शन 1971 के नायकों से भी की है, जहां नायकों की सनक ने उन्हें रोमांच बना दिया है। पेपर पार्ट्स के रूप में ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं स्टार्क की प्रेमिका, लंबे समय से सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्तमान सीईओ। पाल्ट्रो टोनी के साथ अपने किरदार के रिश्ते के बारे में कहती हैं, वह अभी भी टोनी से प्यार करती हैं, लेकिन वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं। वह फीडबैक लूप में फंस जाती हैं। केविन फीगे ने फिल्म में पेपर की भूमिका पर टिप्पणी की, इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण वास्तव में टोनी काली मिर्च और सूट के बीच है। टोनी काली मिर्च और उन सूटों के साथ उनका जुनून और प्रौद्योगिकी के साथ जुनून। फीगे ने यह भी कहा कि फिल्म संकट में लड़की के साथ खेलने के लिए चरित्र का उपयोग करती है और सवाल करती है क्या काली मिर्च खतरे में है या काली मिर्च रक्षक है। जेम्स रेडी रोड्स आयरन मैन पीटर्स के रूप में, डॉन चीडल के रूप में। स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त और अधिग्रहण विभाग में स्टार्क इंडस्ट्रीज और अमेरिकी वायुसेना के बीच संपर्क। रोड्स कॉमिक्स से आयरन पैट्रियट कवच के समान अमेरिकी ध्वज प्रेरित रंग योजना को अपनाते हुए पुनः डिजाइन उन्नत युद्ध मशीन कवच का संचालन करते हैं। फीज ने रोड्स और कवच के बारे में कहा, फिल्म में धारणा है कि एक लाल, सफेद और नीला सूट एक बोल्ड स्टेटमेंट है और इसका मतलब है रोडी के साथ वह टोनी की सनक के लिए बहुत ही पन्नी है, और इसमें एक आपको यह भी देखने को मिलता है और उस महान सैन ब्लैक बॉडी का फैशन में उनके बीच विश्वास और दोस्ती की याद दिला दी जाती है। द एवेंजर्स में घटनाओं के जवाब में सरकार का अमेरिकी नायक बनाने के लिए लाल, सफेद और नीला सूट। एल्ड्रिन किलियन के रूप में गाय पियर्स हैं एक्सट्रामिक्स वायरस के निर्माता और विज्ञान और विकास संगठन एडवांस आइडिया मैकेनिस्ट के संस्थापक और मालिक, जो मंदारिन के आवरण को अपनाते हैं। किलियन अपनी दुर्बल करने वाली विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट विकसित करता है। अपने पुनर्योजी उपचार गुणों के अलावा उसके पास अलौकिक शक्ति और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। एक्सट्रीमिस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसे आग में सांस लेने की क्षमता भी मिलती है। पियर्स ने महसूस किया कि वह अपने करियर में जो भी भूमिकाएं निभा रहे हैं उनमें थोड़ा अधिक प्रयोगात्मक था और एक सुपर हीरो फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन महसूस किया कि इस फिल्म में उनकी भूमिका कैमियो स्टाफ थी, जो एक अधिक सुखद अनुभव था क्योंकि वह एक एकाग्र गति से काम कर रहा था। पियर्स ने किलियन को शारीरिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो कभी भी उन सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। जारी रखते हुए बेहतर जीवन के लिए लड़ने में उनकी दृढ़ता और अंधाधड़ संकल्प कुछ लोगों द्वारा चिढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ब्लैक ने महसूस किया कि पियर्स अंततः फिल्म में मंदारिन है और मार्वल ने उसके साथ काम किया। इन पागल चीजों के साथ आने के लिए ये दूर के विचार जो कॉमिक्स के साथ स्थापित अपेक्षाओं से हटते हैं। रोबिन हॉल माइका सेन के रूप में है एक अनुवांशिक जिसके काम ने किलियन को एक्सट्रीमिस्ट बनाने की मदद की है। हॉल ने कहा कि हैंसेन एक मजबूत महिला चरित्र होगी और भूमिका निभाने के अपने फैसले का वर्णन करते हुए कहा, मैंने आयरन मैन 3 करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले कभी जल्दी करो और इंतजार करो फिल्म नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मैंने जो फिल्म की है वो छोटे स्टूडियो फिल्में हैं या छंडी फिल्में हैं जो हमने एक पंख और एक प्रार्थना पर बनाई है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आयरन मैन एक तरह से तरोताजा कर देने वाला है क्योंकि यह मेरे अनुभव के दायरे से बाहर की चीज है। हॉल ने पुष्टि की कि उन्हें उनके चरित्र की भूमिका को अंतिम फिल्म में बहुत कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ ऐसा करने के लिए साइन किया जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पूरी तरह से खलनायक नहीं थी, इसके कई चरण रहे हैं, लेकिन मैंने करने के लिए साइन ऑन जो मैं कर रहा था उससे बहुत अलग है। एक सुपर हीरो की फिल्म से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर आयरन मैन 3 खरी उतरती है। सभी को पता है कि सुपर हीरो की कहानियां अच्छाई बनाम बुराई की होती हैं, लेकिन दर्शक को जो चीज रोमांचित करती है वो है दमदार प्रस्तुतिकरण, शानदार एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन्हीं कसौटी पर आयरन मैन 3 अपने प्रशंसकों को खुश करती है। 3D इफेक्ट फिल्म की जान है और यह फिल्म 3D वर्जन में ही देखी जानी चाहिए। टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है। इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर
फाइट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रेन का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रेन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है, जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मैड्रेन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मैड्रेन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है। इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मैड्रेन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन है कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा है। शेन ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सले का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप, यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद है जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने कदम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैड्रेन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स यानी गवानेथ पाल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी 3 दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रेन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। बरसों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। दमदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट बेहतरीन और असरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ले पाएंगे। ये तो मार्वल की आयरन मैन सीरीज के लोग वैसे ही काफी दीवाने हैं, पर इस फिल्म के द एवेंजर्स से कनेक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स के क्लाइमैक्स के हाथ से अभी उबर नहीं पाया है और उसे चैन की नींद नहीं आती। एंजाइटी अटैक्स आते हैं। इन सबका असर उनके और पेपर पार्टस
आपस के रिलेशन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है। ऐसे में मैड्रिन के अजीब से ह्यूमन बॉम्बस उसे बेहद परेशान करते हैं। माया उसकी हेल्प का दावा करके उससे मिलने आती है, पर उससे पहले ही मैड्रिन का अटैक उसके घर, हेलीकॉप्टर्स और लैब सब तहस नहस कर देता है। अपने आयरन मैन सूट में पेपर को छुपाकर टोनी उसे और माया को बचा लेता है। इस पर सबके बीच सूट की पावर खत्म होने लगती है और वो टोनी को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक नन्हे दोस्त तक पहुंचाकर लगभग डेड हो जाता है। सूट के बिना और अपने एंजाइटी अटैक से उबरने की टोनी की कोशिश को उसका यही नन्हा फ्रेंड हार्ली कामयाब बनाता है, उसे सोचने के लिए एक पॉजिटिव एंगल देता है। इसकी टोनी को सख्त जरूरत है, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेंस को मैड्रिन से सेव करने की ड्यूटी भी शामिल हो गई है। एवेंजर्स और आयरन मैन 2 से इस स्टोरी को रिलेट करके डायरेक्टर ने फिल्म को प्योर एक्शन फिल्म से एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद फिल्म की एक्शन की क्वालिटी कहीं भी कम नहीं हुई है। कुछ सीन बेहद शानदार बन गए हैं, जैसे हवा में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए 13 लोगों को एक साथ बचाने का सीन जो आपकी सांसें रोक देता है, या फिर बिना पूरे सूट के आयरन मैन का उन जादुई ह्यूमन से बॉम्बस का सामना करना। कुल मिलाकर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी एक्टिंग के नए ऑब्जेक्ट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। बेन किंग्सले के ऐसे मैड्रिन एक्सप्रेशन कमाल हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काफी वीक लगा है। वो आयरन मैन के विलेन जैसे इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हैं। आयरन मैन 3 2013 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म 3D इफेक्ट्स वर्जन में भी देखी जा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने। इसके निर्माता हैं केविन फेज। पटकथा ये ड्रू पियर्स और शेन ब्लैक की। इसमें अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रिबेका हॉल, स्टेफनी इजोस्टक, जेम्स बैचडेल, जॉन फेवरू, बेन किंग्सले। इसमें म्यूजिक दिया था ब्रायन टाइलर ने। इसके छायाकार हैं जॉन ट्रोल। इसको संपादन किया था जेफरी फॉय और पीटर एस इटिलियट ने। इसके वितरक हैं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी 3 मई 2013 को यूएसए में। इस फिल्म की लंबाई 130 मिनट है। ये इंग्लिश भाषा में यूएसए में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 200 मिलियन थी और इसकी कुल कमाई 1.215 बिलियन है। कहानी: टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है और इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपट पार्ट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रिन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रिन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म आयरन मैन श्रृंखला फिल्मों की चौथी कड़ी को लेकर संशय में है। वेबसाइट express.com.co.uk के अनुसार डाउनी जूनियर ने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब पहली फिल्म आयरन मैन आई थी तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। हमने हमेशा दर्शकों की उनकी पसंद का ध्यान रखा है। आयरन मैन 3 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र आयरन मैन पर आधारित 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा वितरित की गई है। आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2010 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 7वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शेन ब्लैक ने एक पटकथा से किया था, जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ लिखा था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूम में ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रेबेका हॉल, स्टेफनी सुसोस्त, जेम्स वेज डेल के साथ अभिनय किया था। विलियम सैडलर, मिगुएल फेरर, जॉन फेवरो और बेन किंग्सले आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क रहस्यमय मंदारित के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान के दौरान एवेंजर जो कि 2012 में आई थी की घटनाओं के प्रभाव के साथ कुश्ती करता है। मई 2010 में आयरन मैन 2 की रिलीज के बाद निर्देशक फेवरो ने तीसरी फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। ब्लैक को फरवरी 2011 में सीक्वल लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। स्क्रिप्ट को अधिक चित्रित केंद्रित बनाने, थ्रिलर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने और वारेन एलिस की एक्स्ट्रा मिक्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क से अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए पियर्स के साथ काम किया। किंग्सले, पियर्स और हॉल सहित फिल्म के सहायक कलाकारों को अप्रैल और मई 2012 में
में लाया गया था। फिल्मांकन 3 मई से 17 दिसंबर 2012 तक हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना के विलमिंगटन में यूई स्क्रीन रत्न स्टूडियो में। अतिरिक्त फिल्मांकन उत्तरी कैरोलिना के साथ साथ फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और चीन में हुआ था। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण विशेष रूप से चीनी दर्शकों के लिए बनाया गया था। 17 कंपनियों ने फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे। आयरन मैन 3 का प्रीमियर 14 अप्रैल 2013 को पेरिस में ग्रैंड रेक्स में हुआ था और एमसीयू के दूसरे चरण में पहली फिल्म के रूप में 3 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, ब्लैक के निर्देशन और डाउनी के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ, हालांकि इसके मंदारिन के चित्रण के लिए आलोचना हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसने दुनिया भर में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने यह 2013 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 16वीं फिल्म बन गई थी। इसने अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त किया, जबकि इसका शुरुआती सप्ताहांक अब तक का 6ठा उच्चतम था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकन प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में एक नए साल की शाम की पार्टी के साथ। टोनी स्टार्क ने वैज्ञानिक माया हेंसेन से मुलाकात की। एक्सट्रीम मिक्स के आविष्कारक एक प्रयोग पुनर्योजी उपचार जो अपंग चोटों से उबरने की अनुमति देता है। विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन उन्हें अपनी कंपनी एडवांस आइडियाज मैकेनिक्स में जगह प्रदान करते हैं, लेकिन स्टार्क ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 13 साल बाद स्टार्क पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और न्यूयॉर्क के विदेशी आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के कारण उसे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसने अपनी अनियंत्रितता से निपटने के लिए दर्जनों नए आयरन मैन सूट बनाए हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। अपनी प्रेमिका पेपर पॉट्स के साथ इसी बीच बम विस्फोटकों की एक श्रृंखला का दावा मंदारिन नामक एक आतंकवादी द्वारा किया जाता है। स्टार्क के सुरक्षा प्रमुख हैप्पी ओगन इस तरह के एक हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें कोमा में डाल दिया गया है, जिससे स्टार्क को मंदारिन के लिए एक टेलीविजन पर धमकी जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अपने घर का पता प्रकट किया। मंदारिन स्टार्क के घर को नष्ट करने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेजता है। हंसेन, जो कि स्टार्क को चेतावनी देने आया था, पॉट्स के साथ हमले में बच गया। स्टार्क एक प्रायोगिक नए आयरन मैन सूट में भाग जाता है, जिसे उसकी कृत्रिम बुद्धि JARVIS मंदारिन में स्टार्क की जांच से एक उड़ान योजना के बाद ग्रामीण टेनेसी के लिए पायलट स्टार्क का नया कवच पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है और मलबू में लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति का अभाव है, जिससे दुनिया को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर गया है। एक स्थानीय लड़के हार्ले किनर की मदद से स्टार्क के मंदारिन हमले की पहचान वाले एक स्थानीय विस्फोट के अवशेषों की जांच करता है। हालांकि यह आतंकवादी द्वारा किसी भी अज्ञात हमले से पहले हुआ था। उन्हें पता चलता है कि बम विस्फोट एक्सट्रीम मिक्स के अधीन सैनिकों द्वारा ट्रिगर किए गए थे, जिनके शरीर से ने उपचार को विस्फोट रूप से खारिज कर दिया था। इन विस्फोटों को एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ढकने के लिए एक आतंकवादी साजिश के लिए गलत ठहराया गया था। जब मंदारिन एजेंट सविन और ब्रांट उस पर हमला करते हैं तो स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को पहली बार देखता है। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सविन को असक्षम कर देता है। इस बीच किलियन हेंसेन की सहायता से पार्ट्स को फिर से जीवित करता है और उनका अपहरण करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मंदारिन की खोज जारी रखी। जेम्स रोड्स के साथ पूर्व युद्ध मशीन, जिसे अब आयरन पैट्रियट के रूप में फिर से ब्रांडेड किया गया है, अपने कवच को चुराने के लिए एक जाल में फंसाया है। मंदारिन को मियामी में खोजते हुए स्टार्क तत्कालीन हथियारों का उपयोग करके अपने मुख्यालय में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि मंदारिन ट्रेवर सिलेटी नाम का एक अंग्रेजी अभिनेता है, जो अपनी छवि में किए गए कार्यों से बेखबर है। इसके बाद कलियन स्टार्क को पकड़ लेता है। वह खुलासा करता है कि उसने पोर्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट के अधीन किया है। इस उम्मीद की स्टार्क उसे बचाने की कोशिश करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ठीक करने में मदद करेगा। जब हैंसेन ने अपने कार्यों को खतरे में डालने की धमकी देकर बिलियन को धोखा दिया तो किलियन ने उसे बुरी तरह से गोली मार दी। स्टार्क भाग जाता है और रोड्स के साथ फिर से जुड़ जाता है। यह पता चलता है कि किलियन सविन द्वारा नियंत्रित आयरन पैट्रियट कवच का उपयोग करके राष्ट्रपति एलियस पर एयरफोर्स 1 पर हमला करने का इरादा रखता है। स्टार्क यात्रियों और चालक दल को बचाते हुए सविन को मार देता है, लेकिन किलियन को एलिस का अपहरण करने से नहीं रोक सकता। एक क्षतिग्रस्त टाइल टैंकर में किलियन लाइव टेलीविजन पर एलिस को मारने का इरादा रखता है। अपनी युवा बेटी की विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट के बदले में
किलियन के आदेशों का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति तब कठपुतली नेता बन जाएगा। स्टार्क और रोड्स मंच पर घुसपैठ करते शेष आयरन मैन सूट की सहायता से JARVIS द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। रोड्स राष्ट्रपति को सुरक्षित करते और उन्हें सुरक्षा में ले जाते हैं, जबकि स्टार को पता चलता है कि पार्ट्स एक्सट्रीमिस्ट प्रक्रिया से बच गए हैं। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, उनके चारों ओर एक रिग गिर जाता है और वह निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिससे स्टार को विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है। स्टार किलियन से लड़ता है, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाता है। किलियन, जिससे हेंसेन के एक्सट्रीमिस्ट शोध को अपनी विकलांगता के इलाज के रूप में विनियोजित किया और घायल युद्ध के दिग्गजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया, उसने खुलासा किया कि वह स्लेटी के कवर के पीछे असली मंदारिन है। पार्ट्स, जिनकी चरम शक्तियों ने उन्हें गिरने से बचाने की अनुमति दी, स्टार को बचाने के लिए किलियन को मार डाला। पार्ट्स के प्रति अपनी भक्ति के एक संकेत के रूप में स्टार्क ने JARVIS को आदेश दिया सभी आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए। अध्यक्ष और स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैप्पी अपने कोमा से जाग जाता है। स्टार्क की मदद से पार्ट्स के एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव स्थिर हो जाते हैं और स्टार्क आयरन मैन के रूप में अपने जीवन को वापस स्केल करने का दावा करता है। अपने दिल के पास छर्रे को हटाने के लिए सर्जरी करवाता है और अपने अप्रचलित टेस्ट आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। वह सोचता है कि तकनीक के बिना भी वह हमेशा आयरन मैन रहेगा। टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। एक एवेंजर और एक स्ववर्णित जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय और परोपकारी अपने स्वयं के आविष्कार के कवच के आंतरिक सूट के साथ स्टार्क ऑफ द एवेंजर्स में अपने मौत के करीब के अनुभव को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एंग्जाइटी अटैक से पीड़ित है। तीसरी आयरन मैन फिल्म बनाने पर डाउनी ने कहा, मेरी समझ में यह है कि हमें सब कुछ मैदान पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इसका जो भी मतलब हो, आप उसके लिए प्रस्थान के कई अलग अलग बिंदु चुन सकते हैं। एवेंजर्स का अनुसरण करने पर डाउनी ने कहा कि उन्होंने एवेंजर्स के बाद दुनिया में व्यवहारिक होने की कोशिश की। अब उनकी चुनौतियां क्या हैं, कुछ सीमाएं क्या हैं जो उन पर लगाई जा सकती हैं, और हमेशा की तरह उन्हें किस तरह का खतरा होता है। उन सीमाओं को अनदेखा करें। पटकथा लेखक ड्रू पियर्स ने टोनी की तुलना एक अमेरिकी जेम्स बॉन्ड से की। दोनों के लिए खतरे की भावना वाले नायक और अप्रत्याशित होने के बावजूद भले ही स्टार्क एक मुक्त एजेंट के बजाय एक बॉन्ड की तरह अथॉरिटी फिगर, उन्होंने टोनी की तुलना 1970 के दशक की फिल्मों जैसे द फ्रेंच कनेक्शन 1971 के नायकों से भी की है, जहां नायकों की सनक ने उन्हें रोमांच बना दिया है। पेपर पार्ट्स के रूप में ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं, स्टार्क की प्रेमिका, लंबे समय से सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्तमान CEO। पैल्ट्रो टोनी के साथ अपने किरदार के रिश्ते के बारे में कहती हैं, वह अभी भी टोनी से प्यार करती हैं, लेकिन वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं। वह फीडबैक लूप में फंस जाती हैं। केविन फीगे ने फिल्म में पेपर की भूमिका पर टिप्पणी की, इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण वास्तव में टोनी, काली मिर्च और सूट के बीच है। टोनी, काली मिर्च और उन सूटों के साथ उनका जुनून और प्रौद्योगिकी के साथ जुनून। फीगे ने यह भी कहा कि फिल्म संकट में लड़की के साथ खेलने के लिए चरित्र का उपयोग करती है और सवाल करती है, क्या काली मिर्च खतरे में है या काली मिर्च रक्षक है। जेम्स रेडी रोड्स आयरन मैन पीटर्स के रूप में, डॉन चीडल के रूप में। स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त और अधिग्रहण विभाग में स्टार्क इंडस्ट्रीज और अमेरिकी वायुसेना के बीच संपर्क। रोड्स कॉमिक्स से आयरन पैट्रियट कवच के समान अमेरिकी ध्वज प्रेरित रंग योजना को अपनाते हुए पुनः डिजाइन उन्नत युद्ध मशीन कवच का संचालन करते हैं। पेज ने रोड्स और कवच के बारे में कहा, फिल्म में धारणा है कि एक लाल, सफेद और नीला सूट एक बोल्ड स्टेटमेंट है और इसका मतलब है रोडी के साथ वह टोनी की सनक के लिए बहुत ही पन्नी है, और इसमें एक आपको यह भी देखने को मिलता है और उस महान सैन ब्लैक बॉडी का फैशन में उनके बीच विश्वास और दोस्ती की याद दिला दी जाती है। द एवेंजर्स में घटनाओं के जवाब में सरकार का अमेरिकी नायक बनाने के लिए लाल, सफेद और नीला सूट। एल्ड्रिन किलियन के रूप में गाय पियर्स हैं, एक्स्ट्रामिक्स वायरस के निर्माता और विज्ञान और विकास संगठन एडवांस आइडिया मैकेनिस्ट के संस्थापक और मालिक, जो मंदारिन के आवरण को अपनाते हैं। किलियन अपनी दुर्बल करने वाली विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट विकसित करता है। अपने पुनर्योजी उपचार गुणों के अलावा उसके पास अलौकिक शक्ति और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। एक्स्ट्रीमिस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसे आग में सांस लेने की क्षमता भी मिलती है। पियर्स ने महसूस किया कि वह अपने करियर में जो भी भूमिकाएं निभा रहे हैं उनमें थोड़ा अधिक प्रयोगात्मक था और एक सुपर हीरो फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन महसूस किया कि इस फिल्म में उनकी भूमिका कैमियो स्टाफ थी, जो एक अधिक सुखद अनुभव था।
क्योंकि वह एक एकाग्र गति से काम कर रहा था। पियर्स ने किलियन को शारीरिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो कभी भी उन सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। जारी रखते हुए बेहतर जीवन के लिए लड़ने में उनकी दृढ़ता और अंधाधड़ संकल्प कुछ लोगों द्वारा चिढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ब्लैक ने महसूस किया कि पियर्स अंततः फिल्म में मंदारिन है और मार्वल ने उसके साथ काम किया। इन पागल चीजों के साथ आने के लिए ये दूर के विचार जो कॉमिक्स के साथ स्थापित अपेक्षाओं से हटते हैं। रॉबिन हॉल माइका सेन के रूप में है, एक अनुवांशिकविद जिसके काम ने किलियन को एक्सट्रीमिस्ट बनाने की मदद की है। हॉल ने कहा कि हैंसन एक मजबूत महिला चरित्र होगी और भूमिका निभाने के अपने फैसले का वर्णन करते हुए कहा, मैंने आयरन मैन 3 करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले कभी जल्दी करो और इंतजार करो फिल्म नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मैंने जो फिल्म की है वो छोटी स्टूडियो फिल्में हैं या झंडी फिल्में हैं जो हमने एक पंख और एक प्रार्थना पर बनाई है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आयरन मैन एक तरह से तरोताजा कर देने वाला है क्योंकि यह मेरे अनुभवों के दायरे से बाहर की चीज है। हॉल ने पुष्टि की कि उन्हें उनके चरित्र की भूमिका को अंतिम फिल्म में बहुत कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ ऐसा करने के लिए साइन किया जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पूरी तरह से खलनायक नहीं थी, इसके कई चरण रहे हैं, लेकिन मैंने करने के लिए साइन ऑन जो मैं कर रहा था उससे बहुत अलग है। एक सुपर हीरो की फिल्म से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर आयरन मैन 3 खरी उतरती है। सभी को पता है कि सुपर हीरो की कहानियां अच्छाई बनाम बुराई की होती हैं, लेकिन दर्शक को जो चीज रोमांचित करती है वो है दमदार प्रस्तुतिकरण, शानदार एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन्हीं कसौटी पर आयरन मैन 3 अपने प्रशंसकों को खुश करती है। 3D इफेक्ट फिल्म की जान है और यह फिल्म 3D वर्जन में ही देखी जानी चाहिए। टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है। इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाइट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मर्डरेन का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मर्डरेन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मैडरिन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मैडरिन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है, इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मैडरिन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन है कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और यह दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा है। शेन ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सली का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद हैं जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने का दम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैडरिन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने
बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स अनेक गवानेथ पाल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी तीन तीन दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रिन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। बरसों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। दमदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट बेहतरीन और असरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ले पाएंगे। ये तो मार्वल की आयरन मैन सीरीज के लोग वैसे ही काफी दीवाने हैं, पर इस फिल्म के द एवेंजर्स से कनेक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स के क्लाइमैक्स के हाथ से अभी उबर नहीं पाया है और उसे चैन की नींद नहीं आती। एंजाइटी अटैक्स आते हैं। इन सबका असर उनके और पेपर पार्टस के रिलेशन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है। ऐसे में मैड्रिन के अजीब से ह्यूमन बॉम्बस उसे बेहद परेशान करते हैं। माया उसकी हेल्प का दावा करके उससे मिलने आती है, पर उससे पहले ही मैड्रिन का अटैक उसके घर, हेलीकॉप्टर्स और लैब सब तहस नहस कर देता है। अपने आयरन मैन सूट में पेपर को छुपाकर टोनी उसे और माया को बचा लेता है। इस पर सबके बीच सूट की पावर खत्म होने लगती है और वो टोनी को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक नन्हे दोस्त तक पहुंचाकर लगभग डेड हो जाता है। सूट के बिना और अपने एंजाइटी अटैक से उबरने की टोनी की कोशिश को उसका यही नन्हा फ्रेंड हार्ली कामयाब बनाता है। उसे सोचने के लिए एक पॉजिटिव एंगल देता है। इसकी टोनी को सख्त जरूरत है, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेंस को मैड्रिन से सेव करने की ड्यूटी भी शामिल हो गई है। एवेंजर्स और आयरन मैन 2 से इस स्टोरी को रिलेट करके डायरेक्टर ने फिल्म को प्योर एक्शन फिल्म से एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद फिल्म की एक्शन की क्वालिटी कहीं भी कम नहीं हुई है। कुछ सीन बेहद शानदार बन गए हैं, जैसे हवा में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए 13 लोगों को एक साथ बचाने का सीन जो आपकी सांसें रोक देता है, या फिर बिना पूरे सूट के आयरन मैन का उन जादुई ह्यूमन से बॉम्बस का सामना करना। कुल मिलाकर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी एक्टिंग के नए ऑब्जेक्ट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। बेन किंग्सले के एज मैड्रिन एक्सप्रेशन कमाल हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काफी वीक लगा है। वो आयरन मैन के विलन जैसे इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हैं। आयरन मैन 3 2013 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म 3D इफेक्ट्स वर्जन में भी देखी जा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने। इसके निर्माता हैं केविन फेज। पटकथा ये ड्रू पियर्स और शेन ब्लैक की। इसमें अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रिबेका हॉल, स्टेफनी इजोस्टक, जेम्स बर्जडेल, जॉन फेवरू, बेन किंग्सले। इसमें म्यूजिक दिया था ब्रायन टाइलर ने। इसके छायाकार हैं जॉन ट्रोल। इसको संपादन किया था जेफ्री फोई और पीटर एस इटिलियट ने। इसके वितरक हैं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी 3 मई 2013 को यूएसए में। इस फिल्म की लंबाई 130 मिनट है। ये इंग्लिश भाषा में यूएसए में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 200 मिलियन थी और इसकी कुल कमाई 1.215 बिलियन है। कहानी, टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है और इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पार्ट्स से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रिन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रिन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म आयरन मैन श्रृंखला फिल्मों की चौथी कड़ी को लेकर संशय में है। वेबसाइट express.com.uk के अनुसार
डाउनी जूनियर ने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब पहली फिल्म आयरन मैन आई थी तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। हमने हमेशा दर्शकों की उनकी पसंद का ध्यान रखा है। आयरन मैन 3 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र आयरन मैन पर आधारित 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा वितरित की गई है। ये आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2010 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 7वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शेन ब्लैक ने एक पटकथा से किया था जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ लिखा था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में गोवेथ पाल्ट्रो, डॉन चीटल, गाय पियर्स, रेबेका हॉल, स्टेफनी सुसोस्त, जेम्स वेज, डेल के साथ अभिनय किया था। विलियम सैटलर, मिगुएल फेरर, जॉन फेवरो और बेन किस्ले आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क रहस्यमय मंदारित के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान के दौरान एवेंजर जो कि 2012 में आई थी की घटनाओं के प्रभाव के साथ कुश्ती करता है। मई 2010 में आयरन मैन 2 की रिलीज के बाद निर्देशक फेवरो ने तीसरी फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। ब्लैक को फरवरी 2011 में सीक्वल लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। स्क्रिप्ट को अधिक चित्रित केंद्रित बनाने, थ्रिलर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने और वारेन एलिस की एक्स्ट्रा मिक्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क से अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए पियर्स के साथ काम किया। किंसले, पियर्स और हॉल सहित फिल्म के सहायक कलाकारों को अप्रैल और मई 2012 में लाया गया था। फिल्मांकन 3 मई से 17 दिसंबर 2012 तक हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना के बिल मिंटिंग में यूई स्क्रीन रत्न स्टूडियो में। अतिरिक्त फिल्मांकन उत्तरी कैरोलिना के साथ साथ फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और चीन में हुआ था। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण विशेष रूप से चीनी दर्शकों के लिए बनाया गया था। 17 कंपनियों ने फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे। आयरन मैन 3 का प्रीमियर 14 अप्रैल 2013 को पेरिस में ग्रैंड रेक्स में हुआ था और एमसीयू के दूसरे चरण में पहली फिल्म के रूप में 3 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, ब्लैक के निर्देशन और डाउनी के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ, हालांकि इसके मंदारिन के चित्रण के लिए आलोचना हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जिसने दुनिया भर में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने यह 2013 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 16वीं फिल्म बन गई थी। इसने अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त किया, जबकि इसका शुरुआती सप्ताहांक अब तक का 6ठा उच्चतम था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकन प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में एक नए साल की शाम की पार्टी के साथ। टोनी स्टार्क ने वैज्ञानिक माया हेंसेन से मुलाकात की। एक्सट्रीमिक्स के आविष्कारक एक प्रयोग पुनर्योजी उपचार जो अपंग चोटों से उबरने की अनुमति देता है। विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन उन्हें अपनी कंपनी एडवांस आइडियाज मैकेनिक्स में जगह प्रदान करते हैं, लेकिन स्टार्क ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 13 साल बाद स्टार्क पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और न्यूयॉर्क के विदेशी आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के कारण उसे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसने अपनी अनियंत्रितता से निपटने के लिए दर्जनों नए आयरन मैन सूट बनाए हैं जिससे घर्षण पैदा होता है। अपनी प्रेमिका पेपर पॉट्स के साथ इसी बीच बम विस्फोटकों की एक श्रृंखला का दावा मंदारिन नामक एक आतंकवादी द्वारा किया जाता है। स्टार्क के सुरक्षा प्रमुख हैप्पी ओगन इस तरह के एक हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें कोमा में डाल दिया गया है, जिससे स्टार्क को मंदारिन के लिए एक टेलीविजन पर धमकी जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अपने घर का पता प्रकट किया। मंदारिन स्टार्क के घर को नष्ट करने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेजता है। हंसेन जो कि स्टार्क को चेतावनी देने आया था, पॉट्स के साथ हमले में बच गया। स्टार्क एक प्रायोगिक नए आयरन मैन सूट में भाग जाता है जिसे उसकी कृत्रिम बुद्धि JARVIS मंदारिन में स्टार्क की जांच से एक उड़ान योजना के बाद ग्रामीण टेनेसी के लिए पायलट स्टार्क का नया कवच पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है और मलबू में लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति का अभाव है, जिससे दुनिया को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर गया है। एक स्थानीय लड़के हार्ले किनर की मदद से स्टार्क के मंदारिन हमले की पहचान वाले एक स्थानीय विस्फोट के अवशेषों की जांच करता है। हालांकि यह आतंकवादी द्वारा किसी भी अज्ञात हमले से पहले हुआ था। उन्हें पता चलता है कि बम विस्फोट एक्सट्रीमिक्स के अधीन सैनिकों द्वारा ट्रिगर किए गए थे, जिनके शरीर से ने उपचार को विस्फोट रूप से खारिज कर दिया था। इन विस्फोटों को एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ढकने के लिए एक आतंकवादी साजिश के लिए गलत ठहराया गया था। जब मंदारिन एजेंट सविन और ब्रांट उस पर हमला
करते हैं तो स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को पहली बार देखता है। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सबिन को असक्षम कर देता है। इस बीच किलियन हेंसेन की सहायता से पार्ट्स को फिर से जीवित करता है और उनका अपहरण करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मंदारिन की खोज जारी रखी। जेम्स रोड्स के साथ पूर्व युद्ध मशीन, जिसे अब आयरन पैट्रियट के रूप में फिर से ब्रांडेड किया गया है, अपने कवच को चुराने के लिए एक जाल में फंसाया है। मंदारिन को मियामी में खोजते हुए स्टार्क तत्कालीन हथियारों का उपयोग करके अपने मुख्यालय में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि मंदारिन ट्रेवर सिलेटी नाम का एक अंग्रेजी अभिनेता है जो अपनी छवि में किए गए कार्यों से बेखबर है। इसके बाद कलियन स्टार्क को पकड़ लेता है। वह खुलासा करता है कि उसने पोर्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट के अधीन किया है। इस उम्मीद की स्टार्क उससे बचाने की कोशिश करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ठीक करने में मदद करेगा। जब हैंसेन ने अपने कार्यों को खतरे में डालने की धमकी देकर बिलियन को धोखा दिया तो किलियन ने उसे बुरी तरह से गोली मार दी। स्टार्क भाग जाता है और रोड्स के साथ फिर से जुड़ जाता है। यह पता चलता है कि किलियन सबिन द्वारा नियंत्रित आयरन पैट्रियट कवच का उपयोग करके राष्ट्रपति एलियस पर एयरफोर्स वन पर हमला करने का इरादा रखता है। स्टार्क यात्रियों और चालक दल को बचाते हुए साबिन को मार देता है, लेकिन किलियन को एलिस का अपहरण करने से नहीं रोक सकता। एक क्षतिग्रस्त टैंकर में किलियन लाइव टेलीविजन पर एलिस को मारने का इरादा रखता है। अपनी युवा बेटी की विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट के बदले में बिलियन के आदेशों का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति तब कठपुतली नेता बन जाएगा। स्टार्क और रोड्स मंच पर घुसपैठ करते शेष आयरन मैन सूट की सहायता से JARVIS द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। रोड्स राष्ट्रपति को सुरक्षित करते और उन्हें सुरक्षा में ले जाते हैं, जबकि स्टार्क को पता चलता है कि पार्ट्स एक्सट्रीमिस्ट प्रक्रिया से बच गए हैं। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, उनके चारों ओर एक रिग गिर जाता है और वह निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिससे स्टार्क को विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है। स्टार्क किलियन से लड़ता है, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाता है। किलियन, जिससे हैंसेन के एक्सट्रीमिस्ट शोध को अपनी विकलांगता के इलाज के रूप में विनियोजित किया और घायल युद्ध के दिग्गजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया, उसने खुलासा किया कि वह स्लेटी के कवर के पीछे असली मंदारिन है। पार्ट्स, जिनकी चरम शक्तियों ने उन्हें गिरने से बचाने की अनुमति दी, स्टार्क को बचाने के लिए किलियन को मार डाला। पार्ट्स के प्रति अपनी भक्ति के एक संकेत के रूप में स्टार्क ने JARVIS को आदेश दिया सभी आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए। अध्यक्ष और स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैप्पी अपने कोमा से जाग जाता है। स्टार्क की मदद से पार्ट्स के एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव स्थिर हो जाते हैं और स्टार्क आयरन मैन के रूप में अपने जीवन को वापस स्केल करने का दावा करता है। अपने दिल के पास छर्रे को हटाने के लिए सर्जरी करवाता है और अपने अप्रचलित चेस्ट आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। वह सोचता है कि तकनीक के बिना भी वह हमेशा आयरन मैन रहेगा। टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। एक एवेंजर और एक स्ववर्णित जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय और परोपकारी अपने स्वयं के आविष्कार के कवच के आंतरिक सूट के साथ स्टार्क ऑफ द एवेंजर्स में अपने मौत के करीब के अनुभव को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एंजाइटी अटैक से पीड़ित है। तीसरी आयरन मैन फिल्म बनाने पर डाउनी ने कहा, मेरी समझ में यह है कि हमें सब कुछ मैदान पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इसका जो भी मतलब हो, आप उसके लिए प्रस्थान के कई अलग अलग बिंदु चुन सकते हैं। अवेंजर्स का अनुसरण करने पर डाउनी ने कहा कि उन्होंने अवेंजर्स के बाद दुनिया में व्यवहारिक होने की कोशिश की। अब उनकी चुनौतियां क्या हैं, कुछ सीमाएं क्या हैं जो उन पर लगाई जा सकती हैं, और हमेशा की तरह उन्हें किस तरह का खतरा होता है। उन सीमाओं को अनदेखा करें। पत्रकार लेखक ड्रू पियर्स ने टोनी की तुलना एक अमेरिकी जेम्स बॉन्ड से की। दोनों के लिए खतरे की भावना वाले नायक और अप्रत्याशित होने के बावजूद भले ही स्टार्क एक मुक्त एजेंट के बजाय एक बॉन्ड की तरह अथॉरिटी फिगर, उन्होंने टोनी की तुलना 1970 के दशक की फिल्मों जैसे द फ्रेंच कनेक्शन 1971 के नायकों से भी की है, जहां नायकों की सनक ने उन्हें रोमांच बना दिया है। पेपर पार्ट्स के रूप में ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं, स्टार्क की प्रेमिका, लंबे समय से सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्तमान CEO। पैल्ट्रो टोनी के साथ अपने किरदार के रिश्ते के बारे में कहती हैं, वह अभी भी टोनी से प्यार करती हैं, लेकिन वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं। वह फीडबैक लूप में फंस जाती हैं। केविन फीगे ने फिल्म में पेपर की भूमिका पर टिप्पणी की। इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण वास्तव में टोनी, काली मिर्च और सूट के बीच है। टोनी, काली मिर्च और उन सूटों के साथ उनका जुनून और प्रौद्योगिकी के साथ जुनून। फीगे ने यह भी कहा कि फिल्म संकट में लड़की के साथ खेलने के लिए चरित्र का उपयोग करती है और सवाल करती है, क्या काली मिर्च खतरे में है या काली मिर्च रक्षक है।
जेम्स रेडी रोड्स आयरन मैन पीटर्स के रूप में, डॉन चीटल के रूप में, स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त और अधिग्रहण विभाग में स्टार्क इंडस्ट्रीज और अमेरिकी वायुसेना के बीच संपर्क। रोड्स कॉमिक्स से आयरन पैट्रियट कवच के समान अमेरिकी ध्वज प्रेरित रंग योजना को अपनाते हुए पुनः डिजाइन उन्नत युद्ध मशीन कवच का संचालन करते हैं। पेज ने रोड्स और कवच के बारे में कहा, फिल्म में धारणा है कि एक लाल, सफेद और नीला सूट एक बोल्ड स्टेटमेंट है और इसका मतलब है रोडी के साथ वह टोनी की सनक के लिए बहुत ही पन्नी है। और इसमें एक आपको यह भी देखने को मिलता है और उस महान सैन ब्लैक बॉडी का फैशन में उनके बीच विश्वास और दोस्ती की याद दिला दी जाती है। द एवेंजर्स में घटनाओं के जवाब में सरकार का अमेरिकी नायक बनाने के लिए लाल, सफेद और नीला सूट। एल्ड्रिन किलियन के रूम में गाय पियर्स हैं, एक्स्ट्रामिक्स वायरस के निर्माता और विज्ञान और विकास संगठन एडवांस आइडिया मैकेनिस्ट के संस्थापक और मालिक, जो मंदारिन के आवरण को अपनाते हैं। किलियन अपनी दुर्बल करने वाली विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट विकसित करता है। अपने पुनर्योजी उपचार गुणों के अलावा उसके पास अलौकिक शक्ति और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। एक्स्ट्रामिस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसे आग में सांस लेने की क्षमता भी मिलती है। पियर्स ने महसूस किया कि वह अपने करियर में जो भी भूमिकाएं निभा रहे हैं उनमें थोड़ा अधिक प्रयोगात्मक था और एक सुपर हीरो फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन महसूस किया कि इस फिल्म में उनकी भूमिका कैमियो स्टाफ थी, जो एक अधिक सुखद अनुभव था क्योंकि वह एक एकाग्र गति से काम कर रहा था। पियर्स ने किलियन को शारीरिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो कभी भी उन सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। जारी रखते हुए बेहतर जीवन के लिए लड़ने में उनकी दृढ़ता और अंधाधड़ संकल्प कुछ लोगों द्वारा चिढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ब्लैक ने महसूस किया कि पियर्स अंततः फिल्म में मंदारिन है और मार्वल ने उसके साथ काम किया। इन पागल चीजों के साथ आने के लिए ये दूर के विचार जो कॉमिक्स के साथ स्थापित अपेक्षाओं से हटते हैं। रोबिन हॉल माइका सेन के रूप में है, एक अनुवांशिक जिसके काम ने किलियन को एक्सट्रीमिस्ट बनाने की मदद की है। हॉल ने कहा कि हैंसन एक मजबूत महिला चरित्र होगी और भूमिका निभाने के अपने फैसले का वर्णन करते हुए कहा, मैंने आयरन मैन 3 करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले कभी जल्दी करो और इंतजार करो फिल्म नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मैंने जो फिल्म की है वो छोटे स्टूडियो फिल्में हैं या छंडी फिल्में हैं जो हमने एक पंख और एक प्रार्थना पर बनाई है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आयरन मैन एक तरह से तरोताजा कर देने वाला है क्योंकि यह मेरे अनुभव के दायरे से बाहर की चीज है। हॉल ने पुष्टि की कि उन्हें उनके चरित्र की भूमिका को अंतिम फिल्म में बहुत कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ ऐसा करने के लिए साइन किया जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पूरी तरह से खलनायक नहीं थी, इसके कई चरण रहे हैं, लेकिन मैंने करने के लिए साइन ऑन जो मैं कर रहा था उससे बहुत अलग है। एक सुपर हीरो की फिल्म से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर आयरन मैन 3 खरी उतरती है। सभी को पता है कि सुपर हीरो की कहानियां अच्छाई बनाम बुराई की होती हैं, लेकिन दर्शक को जो चीज रोमांचित करती है वो है दमदार प्रस्तुतिकरण, शानदार एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन्हीं कसौटी पर आयरन मैन 3 अपने प्रशंसकों को खुश करती है। 3D इफेक्ट फिल्म की जान है और यह फिल्म 3D वर्जन में ही देखी जानी चाहिए। टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है। इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाइट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रेन का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रेन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मैड्रेन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मैड्रेन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है, इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मैड्रेन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन हैं कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा
है। सेन ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सली का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप, यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद है जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने का दम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैड्रिन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स यानी गवानेथ पाल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी 3 दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रिन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। बरसों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। दमदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट बेहतरीन और असरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ले पाएंगे। ये तो मार्वल की आयरन मैन सीरीज के लोग वैसे ही काफी दीवाने हैं, पर इस फिल्म के द एवेंजर्स से कनेक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स के क्लाइमैक्स के हाथ से अभी उबर नहीं पाया है और उसे चैन की नींद नहीं आती। एंजाइटी अटैक्स आते हैं। इन सबका असर उनके और पेपर पाटर्स के रिलेशन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है। ऐसे में मैड्रिन के अजीब से ह्यूमन बॉम्बस उसे बेहद परेशान करते हैं। माया उसकी हेल्प का दावा करके उससे मिलने आती है, पर उससे पहले ही मैड्रिन का अटैक उसके घर, हेलीकॉप्टर्स और लैब सब तहस नहस कर देता है। अपने आयरन मैन सूट में पेपर को छुपाकर टोनी उसे और माया को बचा लेता है। इस पर सबके बीच सूट की पावर खत्म होने लगती है और वो टोनी को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक नन्हे दोस्त तक पहुंचाकर लगभग डेड हो जाता है। सूट के बिना और अपने एंजाइटी अटैक से उबरने की टोनी की कोशिश को उसका यही नन्हा फ्रेंड हार्ली कामयाब बनाता है। उसे सोचने के लिए एक पॉजिटिव एंगल देता है। इसकी टोनी को सख्त जरूरत है, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेंस को मैड्रिन से सेव करने की ड्यूटी भी शामिल हो गई है। एवेंजर्स और आयरन मैन 2 से इस स्टोरी को रिलेट करके डायरेक्टर ने फिल्म को प्योर एक्शन फिल्म से एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद फिल्म की एक्शन की क्वालिटी कहीं भी कम नहीं हुई है। कुछ सीन बेहद शानदार बन गए हैं, जैसे हवा में हेलीकॉप्टर से गिरते हुए 13 लोगों को एक साथ बचाने का सीन जो आपकी सांसें रोक देता है, या फिर बिना पूरे सूट के आयरन मैन का उन जादुई ह्यूमन से बॉम्बस का सामना करना। कुल मिलाकर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी एक्टिंग के नए ऑब्जेक्ट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस किया है।
बेन किंसले के एज मैडर्न एक्सप्रेशन कमाल हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काफी वीक लगा है। वो आयरन मैन के विलन जैसे इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हैं। आयरन मैन 3 2013 की एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म 3D इफेक्ट्स वर्जन में भी देखी जा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने। इसके निर्माता हैं केविन फेज। पटकथा ये ड्रू पियर्स और शेन ब्लैक की। इसमें अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रिबेका हॉल, स्टेफनी इजोस्टक, जेम्स बैचडेल, जॉन फेवरू, बेन किंसले। इसमें म्यूजिक दिया था ब्रायन टाइलर ने। इसके छायाकार हैं जॉन ट्रोल। इसको संपादन किया था जेफरी फोई और पीटर एस इटिलियट ने। इसके वितरक हैं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। ये रिलीज हुई थी 3 मई 2013 को यूएसए में। इस फिल्म की लंबाई 130 मिनट है। ये इंग्लिश भाषा में यूएसए में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 200 मिलियन थी और इसकी कुल कमाई 1.215 बिलियन है। कहानी टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है और इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपट पार्ट्स से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी मैड्रीन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैड्रीन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म आयरन मैन श्रृंखला फिल्मों की चौथी कड़ी को लेकर संशय में है। वेबसाइट express.com.uk के अनुसार डाउनी जूनियर ने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब पहली फिल्म आयरन मैन आई थी तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। हमने हमेशा दर्शकों की उनकी पसंद का ध्यान रखा है। आयरन मैन 3 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र आयरन मैन पर आधारित 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2010 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 7वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शेन ब्लैक ने एक पटकथा से किया था, जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ लिखा था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में gwyneth पाल्ट्रो, डॉन चीडल, गाय पियर्स, रेबेका हॉल, स्टेफनी सुसोस्त, जेम्स बैच डेल के साथ अभिनय किया था। विलियम सैडलर, मिगुएल फेरर, जॉन फेवरो और बेन किंसले आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क रहस्यमय मंदारित के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान के दौरान एवेंजर जो कि 2012 में आई थी की घटनाओं के प्रभाव के साथ कुश्ती करता है। मई 2010 में आयरन मैन 2 की रिलीज के बाद निर्देशक फेवरो ने तीसरी फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। ब्लैक को फरवरी 2011 में सीक्वल लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। स्क्रिप्ट को अधिक चित्रित केंद्रित बनाने, थ्रिलर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने और वारेन एलिस की एक्स्ट्रा मिक्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क्स या अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए पियर्स के साथ काम किया। किंसले, पियर्स और हॉल सहित फिल्म के सहायक कलाकारों को अप्रैल और मई 2012 में लाया गया था। फिल्मांकन 3 मई से 17 दिसंबर 2012 तक हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना के बिल मिंटिंग में यूई स्क्रीन रत्न स्टूडियो में। अतिरिक्त फिल्मांकन उत्तरी कैरोलिना के साथ साथ फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और चीन में हुआ था। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण विशेष रूप से चीनी दर्शकों के लिए बनाया गया था। 17 कंपनियों ने फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे। आयरन मैन 3 का प्रीमियर 14 अप्रैल 2013 को पेरिस में ग्रैंड रेक्स में हुआ था और एमसीयू के दूसरे चरण में पहली फिल्म के रूप में 3 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, ब्लैक के निर्देशन और डाउनी के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ, हालांकि इसके मंदारिन के चित्रण के लिए आलोचना हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसने दुनिया भर में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने यह 2013 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 16वीं फिल्म बन गई थी। इसने अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त किया, जबकि इसका शुरुआती सप्ताहांक अब तक का 6ठा उच्चतम था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकन प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में एक नए साल की शाम की पार्टी के साथ। टोनी स्टार्क ने वैज्ञानिक माया हेंसेन से मुलाकात की। एक्सट्रीम मिक्स के आविष्कारक एक प्रयोग पुनर्योजी उपचार जो अपंग चोटों से उबरने की अनुमति देता है। विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच के लिए
किलियन उन्हें अपनी कंपनी एडवांस आइडियाज मैकेनिक्स में जगह प्रदान करते हैं, लेकिन स्टार्क ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 13 साल बाद स्टार्क पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और न्यूयॉर्क के विदेशी आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के कारण उसे लगातार घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसने अपनी अनियंत्रितता से निपटने के लिए दर्जनों नए आयरन मैन सूट बनाए हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। अपनी प्रेमिका पेपर पॉट्स के साथ इसी बीच बम विस्फोटकों की एक श्रृंखला का दावा मंदारिन नामक एक आतंकवादी द्वारा किया जाता है। स्टार्क के सुरक्षा प्रमुख हैप्पी ओगन इस तरह के एक हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें कोमा में डाल दिया गया है, जिससे स्टार्क को मंदारिन के लिए एक टेलीविजन पर धमकी जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अपने घर का पता प्रकट किया। मंदारिन स्टार्क के घर को नष्ट करने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेजता है। हंसेन, जो कि स्टार्क को चेतावनी देने आया था, पॉट्स के साथ हमले में बच गया। स्टार्क एक प्रायोगिक नए आयरन मैन सूट में भाग जाता है, जिसे उसकी कृत्रिम बुद्धि JARVIS मंदारिन में स्टार्क की जांच से एक उड़ान योजना के बाद ग्रामीण टेनेसी के लिए पायलट स्टार्क का नया कवच पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है और मलबू में लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति का अभाव है, जिससे दुनिया को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर गया है। एक स्थानीय लड़के हार्ले किन्नर की मदद से स्टार्क के मंदारिन हमले की पहचान वाले एक स्थानीय विस्फोट के अवशेषों की जांच करता है। हालांकि यह आतंकवादी द्वारा किसी भी अज्ञात हमले से पहले हुआ था। उन्हें पता चलता है कि बम विस्फोट एक्सट्रीमिस्ट के अधीन सैनिकों द्वारा ट्रिगर किए गए थे, जिनके शरीर से ने उपचार को विस्फोट रूप से खारिज कर दिया था। इन विस्फोटों को एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ढकने के लिए एक आतंकवादी साजिश के लिए गलत ठहराया गया था। जब मंदारिन एजेंट सविन और ब्रांट उस पर हमला करते हैं तो स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को पहली बार देखता है। स्टार्क ब्रांट को मार देता है और सविन को असक्षम कर देता है। इस बीच किलियन हेंसेन की सहायता से पॉट्स को फिर से जीवित करता है और उनका अपहरण करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मंदारिन की खोज जारी रखी। जेम्स रोड्स के साथ पूर्व युद्ध मशीन, जिसे अब आयरन पैट्रियट के रूप में फिर से ब्रांडेड किया गया है, अपने कवच को चुराने के लिए एक जाल में फंसाया है। मंदारिन को मियामी में खोजते हुए स्टार्क तत्कालीन हथियारों का उपयोग करके अपने मुख्यालय में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि मंदारिन ट्रेवर सिलेटी नाम का एक अंग्रेजी अभिनेता है, जो अपनी छवि में किए गए कार्यों से बेखबर है। इसके बाद कलियन स्टार्क को पकड़ लेता है। वह खुलासा करता है कि उसने पोर्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट के अधीन किया है। इस उम्मीद की स्टार्क उसे बचाने की कोशिश करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को ठीक करने में मदद करेगा। जब हैंसेन ने अपने कार्यों को खतरे में डालने की धमकी देकर बिलियन को धोखा दिया तो किलियन ने उसे बुरी तरह से गोली मार दी। स्टार्क भाग जाता है और रोड्स के साथ फिर से जुड़ जाता है। यह पता चलता है कि किलियन सविन द्वारा नियंत्रित आयरन पैट्रियट कवच का उपयोग करके राष्ट्रपति एलियस पर एयरफोर्स वन पर हमला करने का इरादा रखता है। स्टार्क यात्रियों और चालक दल को बचाते हुए सविन को मार देता है, लेकिन किलियन को एलिस का अपहरण करने से नहीं रोक सकता। एक क्षतिग्रस्त टैंकर में किलियन लाइव टेलीविजन पर एलिस को मारने का इरादा रखता है। अपनी युवा बेटी की विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट के बदले में बिलियन के आदेशों का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति तब कठपुतली नेता बन जाएगा। स्टार्क और रोड्स मंच पर घुसपैठ करते शेष आयरन मैन सूट की सहायता से JARVIS द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। रोड्स राष्ट्रपति को सुरक्षित करते और उन्हें सुरक्षा में ले जाते हैं, जबकि स्टार्क को पता चलता है कि पॉट्स एक्सट्रीमिस्ट प्रक्रिया से बच गए हैं। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, उनके चारों ओर एक रिग गिर जाता है और वह निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिससे स्टार्क को विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है। स्टार्क किलियन से लड़ता है, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाता है। किलियन, जिससे हेंसेन के एक्सट्रीमिस्ट शोध को अपनी विकलांगता के इलाज के रूप में विनियोजित किया और घायल युद्ध के दिग्गजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। उसने खुलासा किया कि वह स्लेटी के कवर के पीछे असली मंदारिन है, पॉट्स जिनकी चरम शक्तियों ने उन्हें गिरने से बचाने की अनुमति दी। स्टार्क को बचाने के लिए किलियन को मार डाला। पॉट्स के प्रति अपनी भक्ति के एक संकेत के रूप में स्टार्क ने JARVIS को आदेश दिया सभी आयरन मैन सूट को नष्ट करने के लिए। अध्यक्ष और स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हैप्पी अपने कोमा से जाग जाता है। स्टार्क की मदद से पॉट्स के एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव स्थिर हो जाते हैं और स्टार्क आयरन मैन के रूप में अपने जीवन को वापस स्केल करने का दावा करता है। अपने दिल के पास छर्रे को हटाने के लिए सर्जरी करवाता है और अपने अप्रचलित चेस्ट आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है। वह सोचता है कि तकनीक
के बिना भी वह हमेशा आयरन मैन रहेगा। टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। एक एवेंजर और एक स्ववर्णित जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय और परोपकारी अपने स्वयं के आविष्कार के कवच के आंतरिक सूट के साथ स्टार्क ऑफ द एवेंजर्स में अपने मौत के करीब के अनुभव को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एंग्जाइटी अटैक से पीड़ित है। तीसरी आयरन मैन फिल्म बनाने पर डाउनी ने कहा, मेरी समझ में यह है कि हमें सब कुछ मैदान पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इसका जो भी मतलब हो, आप उसके लिए प्रस्थान के कई अलग अलग बिंदु चुन सकते हैं। एवेंजर्स का अनुसरण करने पर डाउनी ने कहा कि उन्होंने एवेंजर्स के बाद दुनिया में व्यवहारिक होने की कोशिश की। अब उनकी चुनौतियां क्या हैं, कुछ सीमाएं क्या हैं जो उन पर लगाई जा सकती हैं, और हमेशा की तरह उन्हें किस तरह का खतरा होता है। उन सीमाओं को अनदेखा करें। पटकथा लेखक ड्रू पियर्स ने टोनी की तुलना एक अमेरिकी जेम्स बॉन्ड से की। दोनों के लिए खतरे की भावना वाले नायक और अप्रत्याशित होने के बावजूद भले ही स्टार्क एक मुक्त एजेंट के बजाय एक बॉन्ड की तरह अथॉरिटी फिगर, उन्होंने टोनी की तुलना 1970 के दशक की फिल्मों जैसे द फ्रेंच कनेक्शन 1971 के नायकों से भी की है, जहां नायकों की सनक ने उन्हें रोमांच बना दिया है। पेपर पार्ट्स के रूप में ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं स्टार्क की प्रेमिका, लंबे समय से सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्तमान सीईओ। पाल्ट्रो टोनी के साथ अपने किरदार के रिश्ते के बारे में कहती हैं, वह अभी भी टोनी से प्यार करती हैं, लेकिन वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं। वह फीडबैक लूप में फंस जाती हैं। केविन फीगे ने फिल्म में पेपर की भूमिका पर टिप्पणी की, इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण वास्तव में टोनी, काली मिर्च और सूट के बीच है। टोनी, काली मिर्च और उन सूटों के साथ उनका जुनून और प्रौद्योगिकी के साथ जुनून। फीगे ने यह भी कहा कि फिल्म संकट में लड़की के साथ खेलने के लिए चरित्र का उपयोग करती है और सवाल करती है, क्या काली मिर्च खतरे में है या काली मिर्च रक्षक है। जेम्स रेडी रोड्स आयरन मैन पीटरियस के रूप में, डॉन चीडल के रूप में। स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त और अधिग्रहण विभाग में स्टार्क इंडस्ट्रीज और अमेरिकी वायुसेना के बीच संपर्क। रोड्स कॉमिक्स से आयरन पैट्रियट्स कवच के समान अमेरिकी ध्वज प्रेरित रंग योजना को अपनाते हुए पुनः डिजाइन उन्नत युद्ध मशीन कवच का संचालन करते हैं। फीज ने रोड्स और कवच के बारे में कहा, फिल्म में धारणा है कि एक लाल, सफेद और नीला सूट एक बोल्ड स्टेटमेंट है, और इसका मतलब है रोडी के साथ वह टोनी की सनक के लिए बहुत ही पन्नी है, और इसमें एक आपको यह भी देखने को मिलता है और उस महान सैन ब्लैक बॉडी का फैशन में उनके बीच विश्वास और दोस्ती की याद दिला दी जाती है। द एवेंजर्स में घटनाओं के जवाब में सरकार का अमेरिकी नायक बनाने के लिए लाल, सफेद और नीला सूट। एल्ड्रिन किलियन के रूप में गाय पियर्स हैं एक्सट्रामिक्स वायरस के निर्माता और विज्ञान और विकास संगठन एडवांस आइडिया मैकेनिस्ट के संस्थापक और मालिक, जो मंदारिन के आवरण को अपनाते हैं। किलियन अपनी दुर्बल करने वाली विकलांगता को ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट विकसित करता है। अपने पुनर्योजी उपचार गुणों के अलावा उसके पास अलौकिक शक्ति और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। एक्सट्रीमिस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसे आग में सांस लेने की क्षमता भी मिलती है। पियर्स ने महसूस किया कि वह अपने करियर में जो भी भूमिकाएं निभा रहे हैं उनमें थोड़ा अधिक प्रयोगात्मक था और एक सुपर हीरो फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन महसूस किया कि इस फिल्म में उनकी भूमिका कैमियो स्टाफ थी, जो एक अधिक सुखद अनुभव था क्योंकि वह एक एकाग्र गति से काम कर रहा था। पियर्स ने किलियन को शारीरिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो कभी भी उन सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। जारी रखते हुए बेहतर जीवन के लिए लड़ने में उनकी दृढ़ता और अंधाधड़ संकल्प कुछ लोगों द्वारा चिढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अक्सर ब्लैक ने महसूस किया कि पियर्स अंततः फिल्म में मंदारिन है और मार्वल ने उसके साथ काम किया। इन पागल चीजों के साथ आने के लिए ये दूर के विचार जो कॉमिक्स के साथ स्थापित अपेक्षाओं से हटते हैं। रॉबिन हॉल माइका सेन के रूप में है एक अनुवांशिकविद जिसके काम ने किलियन को एक्सट्रीमिस्ट बनाने की मदद की है। हॉल ने कहा कि हैंसेन एक मजबूत महिला चरित्र होगी और भूमिका निभाने के अपने फैसले का वर्णन करते हुए कहा, मैंने आयरन मैन 3 करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले कभी जल्दी करो और इंतजार करो फिल्म नहीं देखी है। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मैंने जो फिल्म की है वो छोटी स्टूडियो फिल्में हैं या छंडी फिल्में हैं जो हमने एक पंख और एक प्रार्थना पर बनाई है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आयरन मैन एक तरह से तरोताजा कर देने वाला है क्योंकि यह मेरे अनुभव के दायरे से बाहर की चीज है। हॉल ने पुष्टि की कि उन्हें उनके चरित्र की भूमिका को अंतिम फिल्म में बहुत कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ ऐसा करने के लिए साइन किया जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पूरी तरह से खलनायक नहीं थी, इसके कई चरण रहे हैं, लेकिन मैंने करने के लिए साइन ऑन जो मैं कर रहा था उससे बहुत अलग है।
एक सुपर हीरो की फिल्म से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर आयरन मैन 3 खरी उतरती है। सभी को पता है कि सुपर हीरो की कहानियां अच्छाई बनाम बुराई की होती हैं, लेकिन दर्शक को जो चीज रोमांचित करती है वो है दमदार प्रस्तुतिकरण, शानदार एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन्हीं कसौटी पर आयरन मैन 3 अपने प्रशंसकों को खुश करती है। 3D इफेक्ट फिल्म की जान है और यह फिल्म 3D वर्जन में ही देखी जानी चाहिए। टोनी स्टार्क अपने विशाल बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करता है। इसको लेकर उसका अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पैट से विवाद भी होता रहता है। वह लगातार 72 घंटे तक काम करता है। लंबे समय से उसने गहरी नींद नहीं ली है। आतंकवादी माइग्रेन का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी चिंतित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टोनी उसे धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। माइग्रेन इसे अपने लिए चुनौती मानता है और टोनी के घर पर जबरदस्त हमला करता है। टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। टोनी को मृत मान लिया जाता है। उसके हथियार और शक्ति में पहले जैसी बात नहीं होती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है, जहां 10 वर्ष का एक लड़का हार्ले उसकी मदद करता है। किस तरह से टोनी फिर शक्तिशाली होता है, मैड्रिन को ढूंढ निकालता है, किस तरह से उसे मैड्रिन का राज पता चलता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पर्दे पर जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो पूरी तरह से दर्शकों को सीट पर बांधे रखने के लिए मजबूर करता है। पहले सीन से आखिरी सीन तक बोरियत का एक भी पल नहीं है। साथ ही फिल्म की अवधि बहुत कम है। इससे फिल्म बेहद कसी हुई लगती है। चाइनीज थिएटर में विस्फोट वाला दृश्य, टोनी के घर पर तथा अमेरिकी हवाई जहाज पर मैड्रिन के हमले वाले दृश्य फिल्म की जान है। स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन है कि सारे दृश्य एकदम वास्तविक लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स पैसा वसूल है और इसमें एक्शन जबरदस्त है। निर्देशक शेन ब्लैक ने कुछ बदलाव आयरन मैन सीरीज में किए हैं और यह बदलाव फिल्म को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हार्ले वाला प्रसंग जोड़कर फिल्म को बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से टोनी की नोकझोंक भी उम्दा है। शेन ने एक्शन के अलावा ह्यूमर और ड्रामे का भी ध्यान रखा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के किरदार में जान फूंक दी है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशनल दृश्यों में भी बेहद प्रभावी रहे हैं। बेन किंग्सली का रोल छोटा है, लेकिन उनका अभिनय देखने लायक है। कुल मिलाकर आयरन मैन में अपने प्रशंसकों को खुश करने वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। कुछ साल पहले हॉलीवुड की फिल्में यूरोप, यूके में प्रदर्शित होने के महीनों बाद भारत में रिलीज हुआ करती थी। वही अब आलम यह है कि हॉलीवुड के टॉप मेकर्स अपनी नई मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को यूरोप से पहले भारत में रिलीज करना पसंद करते हैं। दरअसल पिछले 5-7 सालों में हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में करोड़ों की मोटी कमाई करके विदेशी मेकर्स को चौंका दिया है। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्म द एवेंजर्स भी यूरोप से पहले भारत में रिलीज हुई, तो अब सीरीज की तीसरी फिल्म भी भारत में पहले रिलीज की गई। आयरन मैन सीरीज की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कामयाबी और कमाई की, तो अब इस नई फिल्म में ऐसे सभी मसाले मौजूद है जो आयरन मैन के फैंस को लुभाने का दम रखते हैं। बेहतरीन 3D और स्पेशल इफेक्ट का जवाब नहीं है। चाइनीज थिएटर में भीषण विस्फोट के सीन के अलावा टोनी के विशाल बंगले पर मैड्रिन के अटैक सहित कुछ एक्शन सीन, फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स 100% पैसा वसूल है। इस बार डायरेक्टर शेन ब्लैक ने कहानी में कुछ जरूरी बदलाव करके फिल्म को हर क्लास की कसौटी पर फिट बनाने की अच्छी पहल की है। मसलन 10 साल के बच्चे हार्ले का किरदार जोड़कर उन्होंने इस बार छोटे बच्चों को कहानी से जोड़ने की अच्छी पहल की है। फिल्म की यही सीन इस बार बच्चों को भी आयरन मैन के और नजदीक ले जाते हैं। टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पाटर्स यानी ग्वानेथ पाल्ट्रो से मनमुटाव होता रहता है। दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टोनी 3 दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडेरियन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टोनी मैंडेरियन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडेरियन टोनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करता है। किसी तरह इस अटैक से टोनी और पीपर बच निकलते हैं। इस अटैक के बाद टोनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टोनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। यहाँ उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टोनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनकर मैड्रिन से टकराता है। बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इसे असाधारण ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्ट बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। वर्षों से इन फिल्मों में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जा रहा है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है।